हेलो एवरीवन। ऑप्टिक्स के एक नए टॉपिक में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला व्युत्पन्न किया है और वो कुछ इस तरीके से रहा। और दूसरा हमने अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला व्युत्पन्न किया है और वो भी इसके सेम ही हमें मिला, यानी दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। और दूसरा, ये बात जो हो रही है पहले फॉर्मूले की, ये तब होगी जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण लौटे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे। यदि कभी ऐसा हो रहा है कि विरल से सघन के बजाय वो सघन से विरल में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो उस समय फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन जहां N2 है वहां N1 ले लेना है और जहां N1 है वहां N2 ले लेना है। ये आपको ध्यान रखना है और ये सघन टू विरल वाला फॉर्मूला हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं कि मैंने एक लेंस लिया है और लेंस पर किसी भी प्रकार की कोई दो किरणें आपको करवाना मेरे लिए जरूरी होगा और यहीं से मैं बिंदु P से दो किरणों को भेज रहा हूं। बिंदु P एक बिंब के रूप में है, ये आपकी वस्तु है जो इस लेंस के सामने पड़ी हुई है, एक बिंब है। अच्छा, जब भी प्रकाश की किरण इस तरीके से जाएगी, भाई हम शुरू से मानते आ रहे हैं पिछली दो डेरिवेशन में और इसमें भी, कि ये जो किरण है ये कुछ इस रूप से जाती है। और चूंकि ये जो मुख्य अक्ष आप देख रहे हो, जो पहले से मैंने बना रखी है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष चूंकि काल्पनिक है, तो मुख्य अक्ष के रास्ते से होती हुई प्रकाश की किरण आ सकती है। तो बस वही मैं कर रहा हूं यहाँ पे कि एक प्रकाश की जो किरण है वो मुख्य अक्ष की दिशा में या फिर मुख्य अक्ष के रास्ते से होकर जा रही है और वो प्रकाश की किरण ये है। अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण कहां से आएगी वो भी जरा सुन लो। ये प्रकाश की किरण यहां आपतित होगी, यहां, और जहां लेंस के पृष्ठ पे जहां ये आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु भी हम कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरण सीधा इस बिंदु पे आ रही है, बस इस बात को आप समझे। और ये इसका आपतन बिंदु है। ये दोनों की दोनों प्रकाश किरणें यहां निकल चुकी है। अब जब इन दोनों का लेंस के माध्यम से अपवर्तन होगा तब ये किरणें जहां मिलेगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो देखते हैं कि ये किरणें कहां मिलती है, लेकिन उससे पहले एक बात को समझिए कि ये जो पृष्ठ है, आप इस लेंस में दो पृष्ठ देख रहे हो। एक तो ये वाला पृष्ठ आप देख रहे हो, ये इस तरीके से गोल है, और दूसरा ये वाला पृष्ठ आप देख रहे हो, ये इस तरीके से गोल है। यानी दोनों को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये एक वृत्त इस रूप में बनेगा। जो पहले वाला पृष्ठ है उस पृष्ठ का वृत्त बनेगा लेंस के उस साइड, और अगर दूसरे वाले पृष्ठ की बात करूं तो वो वृत्त बनेगा इधर। अच्छा, अब ये जो आपतन बिंदु है इस पर मेरे को एक लंब चाहिए, अभिलंब चाहिए, क्योंकि जब भी अपवर्तन होता है प्रकाश की किरण इस तरीके से चली जाती है, एक अभिलंब की कंडीशन हमें चाहिए होती है और तब हमें पता चलता है कि अभिलंब की तरफ प्रकाश की किरण झुक जाती है। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे अभिलंब खींचूंगा, लेकिन अभिलंब कहां से खींचा जाएगा जरा उस बात को भी समझिए। ये वृत्त जो यहाँ पे बन रहा है, वृत्त के केंद्र से हमेशा ही अभिलंब हम खींचते हैं। तो वृत्त का केंद्र, इस वृत्त का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा C, और वक्रता केंद्र से खींची गई जो रेखा होती है आपतन बिंदु पे वो हमेशा ही एक लंब होती है। तो मैं यहाँ ये लंब आपके खींच रहा हूं, ये एक अभिलंब है। अच्छा, इसको आगे देखें तो ये यहां होगा, ये अभिलंब की कंडीशन है। अच्छा, पहले इस बिंदु पर प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है, बिंदु M पर आपतित हो रही है, तो अब इसको ये चाहिए कि ये प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी। सीधा सा समझिए, इस प्रकाश की किरण को जाना सीधा चाहिए था, लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं, ये अभिलंब की तरफ, चूंकि ये वाला अभिलंब है जो आप देख रहे हो वक्रता केंद्र से, तो इसकी साइड ये झुक जाएगी। अब जब ये झुकेगी तो ये चली जाएगी यहां, इसकी स्थिति ये हो गई। अब ये दूसरे पृष्ठ पर आ चुकी है। एक बात को और समझिए कि यहां अगर मैं माध्यम की बात करूं सबसे पहले, तो यहां माध्यम कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि सर विरल होगा, और विरल माध्यम में अपवर्तनांक N1 यहाँ पे मान के चलता हूं, ये मैंने माना है केवल। अच्छा, जहां कांच है, ये जो लेंस है, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सघन माध्यम, और N2 जिसका अपवर्तनांक है। और उसके बाद कांच से निकलकर वापस भी तो किरण जा रही है, यानी अगर विरल से सघन में आ रही है, भैया हवा से कांच में आ रही है, तो कांच से वापस भी तो विरल माध्यम यानी हवा में जा रही है। तो आगे माध्यम पुनः कौन सा है जी, आगे माध्यम पुनः है विरल, जिसका अपवर्तनांक कितना है N1। बस इस बात को समझिए। अब जब पहली स्थिति में हम देख रहे हैं कि किरण कांच के अंदर केवल और केवल घुसी है, तो अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा वस्तु का, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये किरण सीधी सी चली जाएगी मानो यहां, और यहां ये काटेगी
भाई इधर से ये वाली किरण तो आ ही रही है, आप देख रहे हो इसे, और यहाँ ये दोनों किरणें काट गई, इसका मतलब यहाँ इसका इमेज मैं मानता हूं कि आई डैश बन चुका है। लेकिन एक बात और समझिए भैया, जब पहले पृष्ठ से इसका अपवर्तन हुआ तो ये किरण इस तरीके से चली गई। मैं इस लाइन को भी एक बार डैश डैश लाइन ही कहूंगा, और वो इसलिए कहूंगा क्योंकि एक बार विरल से सघन में प्रकाश की किरण घुसी है, अभिलंब की तरफ झुकी है और प्रकाश की किरण जाके टकराई है कहाँ, आई डैश पे। अच्छा, ये किरण मुख्य अक्ष के रास्ते जो सीधी आ रही है इससे ये टकरा गई, और टकराते ही इसका यहाँ पे क्या बन गया, एक इमेज बन गया, और वो आई डैश है। अच्छा, लेकिन ये घटना होगी नहीं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आई डैश वाली कंडीशन पे प्रतिबिंब बनेगा नहीं। हालांकि बनना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बनेगा ये भी आप समझिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पृष्ठ बनाया है वो डबल है। तो एक बार तो इस आपतन बिंदु पे इसका अपवर्तन होगा और प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, फिर दोबारा से अब ये सघन से वापस किस में जा रही है भैया, विरल से। भाई विरल से आई थी, सघन में झुक गई, अब सघन से वापस भी तो किस में जा रही है, विरल से। तो ये अभिलंब से थोड़ी सी क्या करेगी, हट जाएगी, और ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ इसका प्रतिबिंब आपको मिलेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आई डैश पर बनना चाहिए, लेकिन बनता नहीं है। अब समझिए यहाँ पे कि दूसरी स्थिति में प्रकाश की किरण आपतित हो गई है कहाँ, अगले वाले बिंदु पे। और अब अगले वाले बिंदु पे अगर मैं अभिलंब खींचना चाहूं तो वो कहां से खींचा जाएगा, जरा इस बात को भी समझिए। भाई पहले हम ये इसका पृष्ठ ले रहे थे, इसको अगर गोल करें तो ये आगे की तरफ गोल हो रहा था, और आगे की तरफ गोल है तो वक्रता केंद्र ये यहाँ पे होगा। इसे मैं C1 पहले के लिए है तो वक्रता केंद्र को C1 मान लूंगा। और दूसरी स्थिति में अब मैं पृष्ठ कौन सा ले रहा हूं, अब पृष्ठ ये ले रहा हूं, और अब इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहाँ होगा, जी बिल्कुल इस वाले वक्रता केंद्र का पृष्ठ होगा यहाँ। दूसरे पृष्ठ की बात हो रही है, दूसरे, इसलिए C2 लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो दूसरे वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहाँ है। अगर मेरे को यहाँ अभिलंब खींचना है तो अभिलंब कहाँ से खींचना पड़ेगा, वक्रता केंद्र से। ये बात बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ ये लीजिए, मैंने अभिलंब खींच डाला, और ये अभिलंब पार भी है। अब प्रकाश की किरण सीधा यहाँ आ रही है, ये किरण यहाँ तक पहुंच पा रही है। अब क्या होगा कि ये अभिलंब से दूर हटेगी, आप देख पा रहे हो कि ये इसका अभिलंब है। अच्छा, स्थिति को क्लियर करने के लिए मैं दोनों अभिलंब को ब्लैक कलर यहाँ पे दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। जैसे ये पहला अभिलंब है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, दूसरा अभिलंब जो दूसरे पृष्ठ के लिए हम खींच रहे थे वो है ये वाला, ये दोनों अभिलंब है। पहला पृष्ठ ये था अपना, और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहाँ है, तो वक्रता केंद्र से यहाँ मैंने अभिलंब खींचा। अभिलंब की तरफ किरण झुक गई, भी जा रही थी ऐसे, लेकिन झुक गई और कहाँ चली गई, आई डैश जैसी स्थिति। अच्छा, दूसरे नंबर पे मेरे पास जो पृष्ठ है वो कौन सा है जी, दूसरा बिंदु कौन से पृष्ठ पे है। हाँ, बंद देखो यार वीडियो ऑटोमेटिक ही, हाँ वो ओवर हीटिंग हो जाता है, ओवर हीटिंग 6 या 7 मिनट दिया कट बताइए वो। अरे यार चल रहा है ना ये, हमें करिए जस्ट एक। हाँ, तो अगर हम दूसरा पृष्ठ यहाँ पे देखें तो दूसरा पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये वाला है, क्योंकि ये पृष्ठ इधर की साइड अगर आगे बढ़ाएं तो ये वक्रित होगा और ये उधर वक्रित होगा। तो C1 यानी पहला वक्रता केंद्र और दूसरा यानी कि C2 ये वक्रता केंद्र। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये प्रकाश की किरण यहाँ इस बिंदु पे आपतित हो रही है। दूसरी स्थिति में अब किरण सघन से कहा जा रही है, विरल में। यदि विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुकती है, और इसका उल्टा यदि किरण सघन से विरल में जाए तो वो अभिलंब से दूर हटती है। आप देख पा रहे हो कि दूसरे वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये, इसका मतलब इसका अभिलंब ये वाला है जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो, और अब ये अभिलंब से दूर हटेगी। मतलब साफ है कि ये इसका अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटना यानी कि ये गैप ज्यादा लेगी, तो ये कुछ इस तरीके से आपतित होगी और यहाँ मिलेगी। अब ये जहां मिल रही है वहां इसका प्रतिबिंब बनेगा, और उस प्रतिबिंब को हम कहेंगे इसकी इमेज, जो कि आई के रूप में है। अब देखिए यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे पृष्ठ की बात करूं नाम दिलाने की, तो ये पृष्ठ ये मान लेते हैं A, बिंदु B, C और बिंदु D। तो सबसे पहला जो हमारा पृष्ठ है, यानी मैं बात कर रहा हूं सतह ABC के लिए, सतह ABC के लिए, यानी पहले वाली ये जो इस लेंस की सतह है इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो इसके लिए बिंब क्या होगा, ये बात आप बिल्कुल बता सकते हैं। इसके लिए बिंब यानी वस्तु कौन है, P। बिंब कौन है जी, P। तो ये इसके लिए बिंब हो गया P। अच्छा, मैं बात करूं कि इसका प्रतिबिंब क्या है। पहले वाले पृष्ठ से अगर प्रतिबिंब बनता तो कौन सा वाला बनता,
भाई पहले वाले पृष्ठ से ये किरण पहले वाले पृष्ठ पर आ गई और ये किरण इस तरीके से चली गई, यानी पहला प्रतिबिंब अगर हम देखें जो पृष्ठ ए बी सी यानी इस वाले पृष्ठ से, मान लो एक बार के लिए भूल जाओ कि कोई दूसरा पृष्ठ था, यदि एक ही पृष्ठ होता तो एक बार ही अपवर्तन होता और किरण सीधी कहां टकराती आई डैश पे, तो प्रतिबिंब कौन सा बनता जी, आई डैश। अच्छा दूसरी स्थिति में अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहूं कि सतह ए बी सी नहीं बल्कि ए डी सी के लिए, अगर हम ऐसा कहें कि सतह ए डी सी के लिए, अब जो दूसरी वाली सतह आप देख रहे हो इस सतह से कौन सा प्रतिबिंब बना है, उसके लिए बिंब क्या होगा दूसरी वाली सतह के लिए, और दूसरी वाली सतह के लिए प्रतिबिंब क्या होगा, ये स्थिति जरा गौर कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि बिंब क्या होगा। सबसे पहले हम बिंब की बात करते हैं। भैया किरण कहां से आ रही है, बिंब से ही किरण आती है, तो हम देखते हैं एक बार कि किरण आ कहां से रही है। तो ये वाली जो किरण है जिससे हमें क्या मिल रहा है, इसका प्रतिबिंब मिल रहा है दूसरे वाले पृष्ठ का, ये प्रतिबिंब मिल रहा है। किरण आ कहां से रही है, जहां से आ रही है वहां इसका बिंब है। तो आप देख सकते हो इस किरण को कि ये किरण तो पीछे से होती हुई आ रही है, पीछे तो कोई बिंब है नहीं, तो हम ये देखेंगे कि कहां से आती हुई प्रतीत होती है। तो मैं अगर इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, आई डैश से। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि जब भी आप किसी ऐसे लेंस से यानी कि अवतल लेंस से जब आप प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हो तो किरण यहां आती है और किरण ऊपर की तरफ चली जाती है। तो आप क्या करते हो, इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हो, और अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो वो किरण कहां से गुजरती है, एफ से। तो अब हम इस किरण को क्या कहेंगे, अब हम यूं कहेंगे, ये आ रही है इस दिशा में, जा रही है इस दिशा में, लेकिन ये कहेंगे कि ये एफ से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ये किरण सामने की तरफ बिंदु एफ से गुजर रही है, मतलब साफ है कि एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ठीक वही यहाँ पे मैं लागू कर रहा हूं कि ये किरण कहां से आ रही है और जहां से आ रही है वहां उसका जो है बिंब होगा, वस्तु होगी। तो ये किरण अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊं तो मेरे को लगेगा कि ये आई डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी इसके लिए जो बिंब का काम करेगा वो कौन करेगा, आई डैश। अच्छा अब आप बोलोगे कि सर बिंब तो एक ही है, कौन सा है कि पी वाला, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। बिंब पी सतह जो दूसरी पहली वाली है उस सतह के लिए बिंब पी होगा, लेकिन दूसरी वाली सतह के लिए तो किरण यहां आपतित हो रही है, तो अब आई डैश से आते हुए प्रतीत हो रही है, बिंब कौन सा होगा जी, आई डैश होगा। अच्छा दूसरे वाले के लिए प्रतिबिंब क्या होगा, जरा इस बात को समझिए। तो लास्ट प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, आई डैश नहीं बल्कि कौन बन रहा है, आई। अच्छा केवल ये सतह होती तो केवल आई डैश प्रतिबिंब बनाती, लेकिन सतह दूसरी वाली और है, दो बार अपवर्तन हो गया तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई डैश। तो सतह दूसरी यानी ए बी सी के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो होगा असल में आई। तो ये दोनों स्थितियां ध्यान रखनी है और इससे हम इस डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे, बिंब और प्रतिबिंब को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक स्थिति आप लोग समझिए कि यदि मैं सतह ए बी सी की यहाँ पे बात करूं, सतह ए बी सी के लिए, तो मैं एक बार पुनः लिखता हूं कि सतह ए बी सी। अच्छा ए बी सी में आप देख रहे हो कि ये जो अपवर्तन करवा रही है ये विरल माध्यम से किरण कहां जा रही है, सघन में। विरल से किरण जा रही है सघन में, जरा गौर कीजिए। और आपने कल एक फॉर्मूला देखा है कि यदि किरण विरल से सघन में जाती है तो ये वाला फॉर्मूला हमने व्युत्पन्न करके देखा भी है और इसे काम में लेंगे। तो लिखता हूं मैं एक बार उस फॉर्मूले को, मैं यहाँ पे ये भी कंडीशन लिखता हूं कि किरण कहां से कहां जा रही है भैया, विरल टू सघन में जा रही है। और जब जब किरण विरल से सघन में जाती है तो फॉर्मूला पहले वाला जो आप देख रहे हो कौन सा, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये फॉर्मूला होगा। यानी अगर किरण विरल से सघन में जा रही है तो फॉर्मूला हमने कल व्युत्पन्न करके देखा है कि ये वाला होगा। और अगर आप सतह ए बी सी की बात करो, ए बी सी यानी इस सतह की बात करो, तो यहाँ हवा थी, विरल से किरण कहाँ जा रही है, सघन में, तो हम लोग ये फॉर्मूला उसका काम में लेंगे। अच्छा ये सुनिए कि v यहाँ पे क्या है कि जी प्रतिबिंब दूरी है, N1/U है, तो U यहाँ पे क्या है कि जी बिंब दूरी है। तो एक बार सुनिए कि मैं मान रखता हूं, ये तो आपका यहाँ पे N2 मैंने एज इट इज लिखा है। अच्छा V प्रतिबिंब दूरी है, पहली सतह का प्रतिबिंब कौन है, पहली सतह का प्रतिबिंब है O I डैश या I डैश, ये वाला प्रतिबिंब है। और
v प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रतिबिंब दूरी की बात कर रहा हूं। तो प्रतिबिंब दूरी हमेशा ही o से मापी जाती है, तो o i डैश, यानी पहली सतह के लिए, सतह ABC के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो i डैश बन रहा है, प्रतिबिंब दूरी o i डैश होगी। और चूंकि ये उस दिशा में मापी जा रही है तो धनात्मक होगी, आपतित किरण की दिशा में मापी जा रही है तो धनात्मक। तो मैं v का मान रखता हूं o i डैश, ये लीजिए o i डैश माइनस ये n1 है अपॉन u, और u है कौन सी वाली दूरी, बिंब दूरी। और बिंब दूरी भी किसके लिए, सतह ए बी सी के लिए। अच्छा, इस वाली सतह के लिए बिंब यानी वस्तु कौन है, वस्तु P है जी, वस्तु कौन है P। और चूंकि आपतित किरण की उल्टी दिशा में है तो इसलिए हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। उस साइड ले रहे हैं तो धनात्मक और इस साइड ले रहे हैं तो ऋणात्मक, तो मैं u को ऋणात्मक लूंगा। लेकिन u है क्या भाई, दूरियां तो o से मापी जानी है, और अगर o से माप रहे तो OP की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा OP। अच्छा, ये बात भी हो गई कि OP क्या है, ऋणात्मक है, क्योंकि उल्टे दिशा में है, तो OP किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ माइनस न लगा करके मैं माइनस माइनस को क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि N2 माइनस N1 है ही, N2 माइनस आ रही तो यहाँ R और वो होगा OC1, R यानी वक्रता त्रिज्या। पहले की हम बात कर रहे हैं इस पृष्ठ के लिए। और दूसरे नंबर पे अगर हम ADC की बात करें, ADC वाला जो पृष्ठ है उसके लिए फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला क्या होगा कि N1 अपॉन V होगा माइनस N2 अपॉन U और N1 माइनस N2 बाई R, ये फॉर्मूला होगा। और कुल मिला के ADC की जो सतह है, ADC की सतह के लिए N1 अपॉन V हमें देखना है प्रतिबिंब दूरी, N2 U और U हमें देखना है बिंब दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी ADC जो सतह है उसके लिए क्या होगी, तो अब इसका जो प्रतिबिंब है हम मान रहे हैं I डैश, तो O I डैश दूरी होगी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे जो है I डैश मान रहे हैं, तो ये वाली होगी। और ये आपकी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ N1, प्रतिबिंब की दूरी OI है और माइनस N2U जो बिंब की दूरी है, बिंब चूंकि हम I डैश मान रहे हैं यहाँ पे I डैश बिंब है, तो ये OI डैश की स्थिति होगी N1 माइनस N2 बट्टे R, और R यहाँ पे अगर देखा जाए तो C2, भाई दूसरा वाला जो पृष्ठ है उसके लिए वक्रता के अंदर C है तो OC2 होगा और OC2, लेकिन ध्यान दीजिए OC2 माइनस की स्थिति है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस OC2। तो ये स्थिति होगी कुल मिला के, जिसे मैं कहूंगा समीकरण नंबर 2, ये रहेगा। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1, ये जो हम बना रहे हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हमें जोड़ना है, जोड़ के देखना है कि क्या बनता है। तो पहले राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में जोड़ूंगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं N2 अपॉन OI डैश, और ये आपके यहाँ पे माइनस है और माइनस कट करके क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ प्लस, और N1 अपॉन OP हो जाएगा। अच्छा, अब ये इसके अंदर जोड़ रहा हूं तो N1 अपॉन OI माइनस N2 अपॉन OI डैश, ये से ये कैंसिल हो गया। जो है लेफ्ट हैंड साइड को एक बार मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तो N2 माइनस N1 अपॉन ये वाला R है, ठीक है ना, और R चूंकि OC1 है तो OC1 ये प्लस दोनों को जोड़ रहा हूं, और उसके बाद ये वाली कंडीशन, तो N1 माइनस N2 हो गया, और माइनस में O और C है और 2 है, ये माइनस कट करके यहाँ पे टोटली क्या हो गया, प्लस माइनस ये माइनस हो गया। तो यहाँ ये समीकरण वापस इसको एक बार मैं नोट कर रहा हूं, यहाँ पे क्या बचा है, तो N1 अपॉन OP बचा है, उसके बाद ये प्लस है N1 अपॉन OI, और यहां ये दोनों स्थितियां नोट कर देता हूं मैं इधर एक बार, N2 माइनस N1 बट्टे OC1 और माइनस यहाँ पे N1 N2 और OC2, ये स्थिति रहेगी। हाँ, तो यहाँ पे हमें OP का मान रखना है, और उसके बाद ये लीजिए OP, क्योंकि O से P तक की जो कंडीशन है बिंब दूरी है, बिंब दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे बिंब दूरी U लिखेंगे, और चूंकि आपतित किरण की ऑपोजिट दिशा में है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। और दूसरा OI, और OI चूंकि यहाँ पे दूरी है आपकी बिंब की, तो यहाँ पे बिंब दूरी हम लिखेंगे और I सेकेंड वाले स्टेप के लिए, ठीक है ना, तो OI को मैं यहाँ पे जो है V लिखूंगा, और ये स्थिति रहेगी प्लस में, क्योंकि O और V आपके ऑपोजिट है यहाँ पे। तो अगली कंडीशन लिखते हैं OC1, पहला वक्रता के अंदर है R होगा, प्लस में R1 लिख देते हैं,
OC2 दूसरा वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या जिसे हम कहेंगे, और वो होगा आपके ऋणात्मक। अब ये चारों मान एक बार इस समीकरण में पुट करके देखते हैं। तो देखिए आप लोग कि ये N1 में लिख रहा हूं, OP की जगह माइनस में U कर रहा हूं। दूसरी स्थिति ये प्लस और N1 है, OI की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक बार V। दोबारा से देखो, यहाँ N2 माइनस N1 है, N2 माइनस N1 OC1, और OC1 को हम लिख रहे हैं R1, तो ये लिखा R1। अच्छा, यहाँ पे बीच में हम माइनस लगा रहे हैं और उसके बाद N1 माइनस N2 हो रहा है, और अगर दोबारा देखें तो ये हो रहा है आपके माइनस R2। माइनस माइनस ये दोनों मिलाकर के आपके प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं करता हूं एक बार प्लस। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों समीकरण है, N1 इसमें आ रहा है और N1 ये भी इधर लेके आ रहा हूं, माइनस N1 अपॉन U, इसको मैंने एक बार सीधा कर दिया है। अब यदि देखो तो N2 माइनस N1 एज इट इज है बट्टे R1 है, और उसके बाद ये N1 माइनस N2 माइनस N1 जब मैं इसे बनाऊंगा, जब इसे उल्टा करूंगा तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो ही जाएगा, तो ये माइनस कर रहा हूं N2 माइनस N1 बट्टे R। चूंकि यहाँ पे अगर माइनस को अंदर गुणा भी करवाया जाए तो ये स्थिति बनेगी, और यहाँ पे मैं माइनस रखा हूं, ये R जो है आपके 2 है। अच्छा, फिर से N1 अपॉन V है, माइनस N1 अपॉन U है। यहां से अगर N1 कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा ये N1 बार हो गया 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U हो गया। उस साइड अगर देखो तो N2 माइनस N1 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये बचेगा। N1 को जब भी मैं उधर भेजूंगा तो स्थिति क्या हो जाएगी, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U हो जाएगा, और N2 माइनस N1 अपॉन, ये मैंने कर दिया N1 को इधर भेजा, और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आगे देखिए N2 अपॉन N1 करेंगे, N1 से N1 तो कैंसिल है, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे N सीधा लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और अगर आप इसके बराबर में देखो तो N2 अपॉन N1 एक डेरिवेशन हमने ली थी जिसमें N2 अपॉन N1 की स्थिति N21, यानी कि माध्यम दूसरा का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष जैसी स्थिति है, और वही यहाँ पे मैं करूंगा, तो कुल मिला के N21 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और यही फॉर्मूला आपके कहलाएगा लेंस मेकर सूत्र। तो यहाँ ये लेंस मेकर सूत्र होगा, जिसको आपको यहाँ पे देखना है। दो समीकरणें हमने पहले बनाई थी, यानी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की जो दोनों समीकरण हैं, सघन से विरल और विरल से सघन, उन्हीं दोनों को लेकर के हमने मान रख करके जोड़ा है, और जोड़ने के बाद ये सारी कैलकुलेशन करने के पश्चात ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है, इसे हम कहेंगे लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र यहाँ नोट करने की जहां तक बात है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका PDF नोट कर सकते हैं।